गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में पढ़ा था। मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, तो आप लोग अच्छे से वहां से देख सकते हैं। मैंने आपको कल एक न्यूमेरिकल भी करवाया था, ठीक है। आज मैं फिर से आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, उससे आपको और अच्छे से ज्ञात करना आ जाएगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन बाद में नहीं रहेगा कि आप लोग को मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र कैसे निकालना है। जब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत मात्रा दी है, ठीक है, और आपको उससे क्या निकालना हो, मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र निकालना हो, तो आप उससे किस प्रकार से निकालेंगे, ये हम लोग अपने आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलो आप लोग आज का अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की उपस्थिति हमें हुई कि उस यौगिक के अंदर क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन 40 और 6.67 है प्राप्त हुआ। यदि यौगिक का अणु भार आपको 180 दिया है तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अब देखो, कल मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया, उससे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है, वो ये है कि कल जब हमने किया था तो हमें तीनों के परसेंटेज दिए थे, अब आज तो हमें सिर्फ 2 के परसेंटेज दिए हैं, तो एक और कहा गया। तो हम लोग को पता है कि ये परसेंटेज है, यानी कि टोटल तो 100 में से निकलता है, ठीक है। तो हमको क्या पता है, कार्बन और हाइड्रोजन का पता है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का हो जाएगा 100 माइनस कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। 100 में से हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस कार्बन का कितना है, कार्बन का अपना है 40% और प्लस में 6.67, तो 46.67, तो क्या आ जाएगा 53.33, ठीक है। ऐसा समथिंग कुछ आ जाएगा, देख लेना कैलकुलेशन करके, इतना ही समथिंग कुछ आएगा। तो 53.33 आया है, ये अपना क्या आया है, ये प्रतिशत आया अपना ऑक्सीजन का। किसका प्रतिशत आया, ऑक्सीजन का। तो अगर आप देखो, इनको कंप्लीटली ऐड करोगे 6.67 और प्लस में इसको 40, तो इनका सबका एडिशन कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 100 ही आ रहा है ना, तो यानी कि 53.33 सही है। ओके, तो अपना क्या हुआ, ये हो गया, तो 53.33 अपना आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि जो भी अपना वो टेबल बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तत्व। तो तत्व हमें क्या क्या दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसका लिखते हैं हम लोग परमाणु भार, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर हम लोग लिखते हैं इनका प्रतिशत, कार्बन का कितना प्रतिशत है, 40%, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है 6.67% और ऑक्सीजन का है आपका 53.33%। ये आप लोगों ने निकाला है। फिर हम लोग प्रतिशत से इसको ग्राम पर मोल में चेंज करेंगे। तो ग्राम पर मोल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसकी प्रतिशत मात्रा है उसको उसके परमाणु भार से भाग दे देंगे। तो यानी 40 को 12 से, 6.67 को 1 से, 53.33 को 16 से, 36 आती है, तो 3.33 समथिंग आएगा, और इसका तो 6.67 और इसका आएगा 3.16 3.33 समथिंग है इसका आएगा, ठीक है ना। तो ये अपना हुआ, ये हमने किसके अंदर निकाल लिया, ग्राम पर मोल में। अभी हमारी जो वैल्यू आ गई है वो किसके अंदर आ गई, ग्राम पर मोल में। ये वैल्यू थी, ये प्रतिशत में थी, और जब हमने इसको परमाणु भार से डिवाइड कर दिया तो जो हमारे पास में वैल्यू आई है वो ग्राम पर मोल में आई है। अब हम लोग ये इसका क्या निकालते हैं, सरल अनुपात निकालते हैं। तो सरल अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करते हो, सरल अनुपात निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी अपनी वैल्यू आती है उनमें से सबसे छोटी जो वैल्यू है, इन तीनों में से सबसे छोटी जो वैल्यू है उससे उनको भाग दे देते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू 3.33 है, इसको भाग देंगे 1, 6.67 को
3.33 से भाग दोगे तो लगभग 2, फिर 3.33 को 3.33 से भाग दोगे तो 1। तो यानी कि आपका कार्बन का प्रतिशत क्या हुआ 1, हाइड्रोजन का कितना हुआ 2 और ऑक्सीजन का कितना हुआ 1। तो जो आपका मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो जाता है वो क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र वो क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बताओ, C1H2O1, या हम लोग क्या लिख सकते हैं CH2O। ये अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या, हमें निकालना क्या है, अणुसूत्र। हमें निकालना तो अणुसूत्र है। अणुसूत्र का सूत्र क्या होता है कि n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे पहले। अब देखिए n को निकालने के लिए, n की वैल्यू निकालने के लिए हमें मूलानुपाती भार चाहिए। तो हम लोग यहाँ से मूलानुपाती भार निकालेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र से जो भार निकलेगा, मूलानुपाती भार कितना निकलेगा जरा बताना। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, 18 और 2 20 और 10 30, 16 और 2 18, 18 और 2 20 और 10 30, यानी कि कितना निकला 30। मूलानुपाती भार इसका कितना निकला 30। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं अपना अणु n क्या होता है अपना अणु भार बटे मूलानुपाती भार। अब आपको अणुभार क्वेश्चन में दिया है 180, कितना दिया है 180, और आपका मूलानुपाती भार निकला है 30, 0 से 0 और 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अणु सूत्र क्या होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। n हमारा क्या है 6 गुणा मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2O। तो अणु सूत्र क्या निकलेगा, यानी कि जो भी वैल्यू है उसको 6 से कर दो, C6H12O6, क्या निकला C6H12O6, यानी कि किसका सूत्र है ये, ग्लूकोज का। तो पूछा जाए आपको कार्बनिक यौगिक क्या है, तो ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, आपको अणुसूत्र पूछा है, यौगिक नहीं पूछा तो आप अणुसूत्र C6H12O6 बता सकते हो। अगर कंपाउंड पूछ ले तो आप ग्लूकोज का नाम बता सकते हो। सूत्र क्वेश्चन समझ आया क्या है, हमें 2 का परसेंटेज दे दिया, उसका अणुभार दे दिया, अगर 2 का कोई का भी परसेंटेज दे दो तो तीसरे का आप निकाल सकते हो। कैसे कि परसेंटेज हमेशा 100 का ही निकलता है, तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत निकलेगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कितना हो जाएगा कि 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन घटा देंगे तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन आ जाएगा। तत्व उनके परमाणु भार, उनका प्रतिशत। तो इतना तो हम लोग को क्वेश्चन में पता है, और इतना आपको ये पता होना चाहिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पर मोल से निकालते हैं। तो ग्राम पर मोल में क्या है 12, उसको परमाणु भार से भाग दे देते हैं। तो प्रतिशत को परमाणु भार से भाग देने पर जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू आ जाएंगी, ग्राम पर मोल में। तो ये वाली जो अपनी वैल्यू आई ये ग्राम पर मोल में आ गई है, यानी कि हमें तत्वों का पता चल गया। अब हम लोग इनका सरल अनुपात निकालेंगे, किसके लिए, मूलानुपाती सूत्र के लिए। तो सरल अनुपात में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपना सबसे छोटी वैल्यू निकलती है इनमें से, तो जो सबसे छोटी वैल्यू निकलती है उसमें हम लोग इन तीनों का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू का हमने तीनों में भाग दे दिया, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 आया, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आया, और ये अप्रोक्सीमेटली फिर से 1 आया। तो यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाता है C1H2O। ओके, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। उसके बाद उसका मूलानुपाती भार निकाल लेते हैं। तो मूलानुपाती भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, ये हम लोग लिख लेते हैं। अब एक बात सुनना, आप लोग यहाँ पे 2, मैडम हाइड्रोजन का तो 1 लिखा आपने, यहाँ पे 2 कैसे लगा लिया, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी संख्या में है, 2 संख्या में है। हाइड्रोजन 2 संख्या में, इसलिए हमने क्या लगाया, हाइड्रोजन के आगे 2। हाइड्रोजन 1 गुणा 1 या 1 प्लस 1, आप लोग ऐसे लिख सकते हो।
ठीक है, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 2, इसलिए ये 2 आ गया और 30 इसका निकल गया अपना मूलानुपाती भार। इससे हम लोग इसका एन वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है अणुभार बटे मूलानुपाती भार। तो अणुभार 180, मूलानुपाती भार 30, तो इसकी एन की वैल्यू आई 6। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 6 से अणुसूत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि अणुसूत्र का फॉर्मूला होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो n क्या है अपना 6 और मूलानुपाती सूत्र CH2O, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो C6H12O6 और ये सूत्र आता है अपना ग्लूकोज का। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम लोग उसके अणुसूत्र की गणना कर सकते हैं। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन एक काफी पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर से इम्पोर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। और आपको देखो निकालना भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ये सारी चीजें पता है 11th में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। 12th की इतनी ज्यादा चीजें नहीं जितनी ज्यादा 11th की चीजें जो कंपटीशन में आपको सहायता देने वाली है। तो आप 11th को अच्छे से समझाना, 11th को जैसे आप अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद आपके लिए 12th बहुत ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो हम लोग 11th को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पता चल गया। अब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा मूलानुपाती भार में, मूलानुपाती सूत्र में, अणुभार में, अणुसूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, वो आता है सीमांत अभिकर्मक। आपके एक छोटा सा टॉपिक है ये, या इसको बोल सकते हैं सीमांत अभिकारक। देखिए पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जब मान लो A प्लस बी रिएक्शन करके और मान लो C प्लस डी दे रहे हैं, तो ये A प्लस बी ये है क्रियाकारक, या इनको बोल सकते हैं अभिकर्मक, या इनको बोल सकते हैं अभिकारक, और इंग्लिश में इनको बोला जाता है रिएजेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएजेंट या रिएक्टेंट। ओके, अब इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद, या हम लोगों ने बोला प्रोडक्ट। अब देखो हेडिंग क्या है, हेडिंग है आपकी सीमांत अभिकर्मक। सीमांत का मतलब कुछ फिक्स हो जाए, है ना, सीमित हो जाए, उसके लिए सीमांत वर्ड यूज किया जाएगा। अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट, यानी कि जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है, जब कोई भी रिएक्शन संपन्न हो रही होती है, तो उन क्रियाकारक में से एक क्रियाकारक कोई ऐसा आ जाए जिसकी मात्रा सीमित हो जाए, और रिएक्शन कंप्लीट जब हो रही है तो उसका कुछ भी अमाउंट हमारे पास नहीं बचे। मान लो मैंने आपको, देखो आपको याद हो तो आपने पिछली वीडियोस के अंदर 2-3 वीडियो से पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपका जैसे कि नाइट्रोजन का 60 ml लिया था हमने, है ना, हाइड्रोजन का 60 ml, इससे कितने ml अमोनिया बना था, ये हम लोगों ने किया था क्वेश्चन। तो हम लोगों ने पहले 100 ml माना था उनका, है ना, लेकिन हम लोगों ने देखा कि 100 ml जब हमने माना तो हाइड्रोजन के मोल्स में कमी पड़ गई, है ना, तो हाइड्रोजन वहां पे क्या हो गया, सीमांत की तरह काम में हो गया। तो जब हम लोग का कोई एक अभिकारक, वो छोड़ो, वो नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल का सुन लो। जब कोई भी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर हमारा एक अभिकारक या एक क्रियाकारक उसकी मात्रा निश्चित हो जाए, यानी कि जब रिएक्शन खत्म हो तो उस टाइम पर उसका कुछ भी अमाउंट हमारे पास शेष नहीं रहे, तो वो अभिकारक वो क्रियाकारक क्या कहलाता हमारा, सीमांत अभिकर्मक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या कराया, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई है और उससे अपना बना है 2H2O। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इसको शॉक दिया गया, तो इलेक्ट्रिकली शॉक देने पर जो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस किसके अंदर चेंज हो गई, वाटर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2 मोल, और इसका कितना मोल है, 1 मोल, और रिएक्शन करके कितने मोल दे रहे हैं, 2 मोल। तो ये क्रियाकारक हमारा क्या कहलाएगा, सीमांत। और जब रिएक्शन खत्म होगी तो ऑक्सीजन का पूरा मोल इसके लिए क्या हो जाएगा, काफी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुनिए और चीज कि जब सीमांत अभिकर्मक खत्म हो जाता है, जब सीमांत अभिकर्मक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप।
अब अगर मान लो इसका मैंने 25 ml लिया और इसका मैं 100 ml ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा 25 ml यूज हो गया है तो फिर चाहे इसका कितना भी ml बचा रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन वही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी कि इसका एक मोल ये जो 1 मोल है, जैसे ये 1 मोल यूज हो जाएगा वैसे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। यानी कि सीमांत अभिकर्मक अभिक्रिया को रोकने में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। यानी कि वो जैसे ही खत्म हो जाएगा रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। हमें ये नहीं है कि दूसरा हाइड्रोजन तो बचा हुआ उससे रिएक्शन चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन चाहे कितना भी बचा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीमांत ये अपना खत्म हो गया है तो ये अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है, बस सीमांत अभिकर्मक। आपको बस इतना पता होना चाहिए होता क्या है। जो अपने क्रियाकारक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, अभिकर्मक भाग ले रहे हैं, अभिकारक भाग ले रहे हैं, तीनों में से कोई सा भी नाम ले सकते हो। उनमें से कोई एक अभिकारक ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से इसकी खत्म होने पर अभिक्रिया रुक जाती है, वो अपना कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। ओके, तो ये अपना सीमांत अभिकर्मक हुआ। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टाइक्योमेट्री है। स्टाइक्योमेट्री या रस समीकरण मिति हिंदी में इसका नाम है, फिर भी आप स्टाइक्योमेट्री अच्छे से नाम याद रखना। स्टाइक्योमेट्री से हम लोग क्या समझते हैं, स्टाइक्योमेट्री मतलब क्या होता है, ये जो स्टाइक्योमेट्री शब्द होता है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो स्टाइक्यो, एक मीटिया, जिसमें स्टाइक्यो का मतलब होता है तत्व और मीटिया का मतलब होता है मापना। तो यानी इसके अंदर क्या हो जाता है, हम लोग तत्व का अनुमान लगाते हैं, उसके द्रव्यमानों का, उसके आयतन का, वो मापते हैं कि कितना हमें लेना है। सपोज करो जैसे कि हम लोग का 2 मोल हाइड्रोजन था, ठीक है, इसके लिए हमें अगर यहाँ पर भी हम लोग 2 मोल ही हाइड्रोजन में लेते तो बताओ 2 मोल H2 बनता क्या, नहीं। अब अगर मैं सपोज करो यहाँ पे भी मैं 2 लगा देती और ये रिएक्शन बैलेंस है क्या ये रिएक्शन सही है क्या, नहीं है ना। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और इधर ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4। इधर हाइड्रोजन तो 4 है लेकिन ऑक्सीजन तो 2 ही है, तो यानी कि ये रिएक्शन फिर क्या हो जाती है, गलत। तो स्टाइक्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शन को हम लोग कितना अमाउंट में रिएक्टेंट लें, उससे कितने अमाउंट में प्रोडक्ट हमारा बनेगा। कितने मोल तो हमें रिएक्टेंट के चाहिए, उससे कितने मोल हमारे प्रोडक्ट के मिलेंगे। यानी एक टाइप से हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा होता है ना, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि सबसे पहले हम तत्व को बैलेंस करते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम बैलेंस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन की संख्या, उसके अंदर आप लोगों ने 10th में पढ़ा कितने मोल आप OH जोड़ोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐसा करोगे। अब मैं आपको डायरेक्टली ऑक्सीजन को सीधा रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर लेते हैं वो समझाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग स्टाइक्योमेट्री के अंदर यहाँ क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया को संतुलित करना, कि कैसे हम लोग अभिक्रिया को संतुलित करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा कितना मोल रिएक्टेंट का यूज में आना है और कितने मोल उसका एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पे आप लोग ने अगर 2 मोल एक्स्ट्रा दे दिए तो आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन का क्या है, एक्स्ट्रा है। यहाँ पे सिर्फ हमें 1 ही मोल ऑक्सीजन चाहिए है, ठीक है। तो बैलेंसिंग के द्वारा हमें इनका मापन पता चलता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टाइक्योमेट्री, तत्वों का मापन। तत्वों का हम लोग माप सकते हैं, इतने मोल ये, इतने मोल ये। तो ये जो होते हैं ना, ये स्टाइक्योमेट्री होती है। अब इनके आगे जो ये लगे होते हैं, ये जो अंक 1 2 1, इसके आगे 1 है, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके स्टाइक्योमेट्री गुणांक या स्टाइक्योमेट्री अंक, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीटली इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको पूरा बैलेंस करना है, रिएक्शन बैलेंस किसकी करती है। पहले हम रूल्स को पढ़ेंगे, रूल्स के बाद हम लोग कित पे जाएंगे, कोई एक बैलेंस रिएक्शन पे जाएंगे, उसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर मैं आज ही पढ़ाती हूँ तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इतने आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कीजिए और स्टाइक्योमेट्री सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़िए, ओके। बाकी का हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इतने आप अच्छे से नोट्स इनका जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपको जो भी लिखवाती हूँ बोर्ड पे लिखवा देती हूँ,
फिर भी आपको फेयर नोट्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको फेयर नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितना आपको वीडियोस के अंदर बताया गया है वो आप अपनी रफ कॉपी के अंदर जरूर लिखें, ठीक है। उनको आप लोग जितने अच्छे से आप लिख पाओगे, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो, फिर उसको याद करो। तो जैसे ही आप स्कूल आओगे, जब भी स्कूल्स वगैरह ओपन होंगी, तब आपको ये होना चाहिए कि अपना ये चैप्टर पूरा क्लियर है, अपने फिनिश है। उसके बाद हम उनको वापस रिवाइज करवा देंगे। बट इससे पहले आपको ये है कि आप लोग को इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको सीरियसली लेके कि ये अपनी क्लासेस ही चल रही है। ओके, चलिए अपने नोट्स वगैरह अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।